So welcome dear students, welcome once again. Today we are going to see the extended part of our last unit, dynamic programming, unit number 6. So today what we are going to see, the conversion of final value problem to initial value problem and solution of linear programming problem. See carefully. These two actual picture gives us that how we are going to convert the final value problem to initial value problem, or vice versa, that we can see. But to explain this particular thing, we will take an example which is there in the book. So see carefully. A small machine tool manufacturing company entered into a contract to supply 80 drilling machines at the end of the first month and 120 at the end of the second month. यानी क्या हुआ कि एक मशीन कंपनी है, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि पहले महीने में 80, दूसरे महीने में 120, ठीक, ड्रिलिंग मशीन. अब वो कॉस्ट क्या है? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ ड्रिलिंग मशीन इज गिवन बाय 50 इंटू एक्स प्लस 0.2 इंटू एक्स स्क्वायर, where x denote the number of drilling machines manufactured in that month. If the company manufactures more unit than the needed, जो भी first month में है, in the first month, the inventory carrying cost of ₹8 each unit to be carried out in the next month. यानी वो क्या कहना चाहते हैं कि अगर कुछ ज़्यादा मशीन्स प्रोड्यूस कर ली, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वॉट एवर इट, तो उनको मेंटेन करने की कॉस्ट होगी, वो है ₹8 पर ईयर पर मंथ. किसकी वो कॉस्ट है? उसी जस्ट अ मिनट, वो कॉस्ट है दूसरे तीसरे किसकी नहीं, वो कॉस्ट है मेंटेनेंस ऑफ द ड्रिलिंग मशीन फ्रॉम कहाँ से लेके, पहले मंथ से लेके दूसरे मंथ तक. ठीक है. फाइंड the number of drilling machines to be manufactured in each month so that the cost, जो operational cost है वो minimum हो जाए. This is the question. ठीक है. Assume that the company has the capacity to produce 200 drilling machines per month and there is no initial inventory. यानी कंपनी 200 की 200 मशीन भी प्रोड्यूस कर सकती है. अब सवाल ये है कि 200 मशीन कंपनी प्रोड्यूस करेगी तो वो फ़ायदेमंद रहेगी या फ़ायदे में नहीं रहेगी. क्योंकि अगर देखा जाए तो 200 की 200 मशीन्स में अगर प्रोड्यूस कर लूँ तो दूसरे महीने में मुझे कुछ काम ही नहीं रहेगा, और अगर मुझे कुछ काम ही नहीं रहेगा तो अल्टीमेटली मैं पूरा सेव कर दूँगा मेरा काम और मैं आराम से ये चीज़ें मैनेज कर पाऊँगा. लेकिन अगर मैंने 200 की 200 मशीन्स प्रोड्यूस कर ली, समझे, तो इन्वेंट्री जो है वो इन्वेंट्री क्या असर करेगी ये भी मुझे देखना पड़ेगा. सो कंसिडरिंग ऑल दोज थिंग्स, इज इट बेनिफिशियल टू प्रोड्यूस दोज 200 मशीन्स एट अ टाइम? दिस इज द $1 million क्वेश्चन. अब दैट वी हैव टू सॉल्व इट. इसको हमें क्या करना है? सॉर्ट आउट करना है. अब फॉर सॉर्टिंग इट आउट, लेट अस सी व्हाट आर द थिंग्स विच आर अवेलेबल विथ अस. कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास अभी भी है, सो दैट ध्यान से हम उसकी तरफ देख सकते हैं. तो सबसे पहला हमारे पास क्या अवेलेबल है? पहली जो चीज़ अवेलेबल है वो ये है कि हम ये करेंगे कि पहले मंथ में और दूसरे मंथ में जो भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा उसका एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकाल ले लेंगे. अभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऐसा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा है ध्यान से देखना. वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा प्रोडक्शन ऑफ दैट मशीनरी, जो भी प्रोडक्शन होगा पहले मंथ में और दूसरे मंथ में. सो x1 रिप्रेजेंट फर्स्ट मंथ, x2 रिप्रेजेंट सेकंड मंथ, और देना कितना है? पहले महीने के बाद देना है 80, दूसरे महीने में देना है 120. सो जितना भी प्रोडक्शन होगा उसमें से 80 अगर निकाल दें तो वो इन्वेंट्री होगी. ये हम अंडरस्टैंड कर लेंगे. ठीक है. सो आई मीन्स इन्वेंट्री. ठीक.
सो ध्यान से देखना। तो आई मीन्स इन्वेंट्री मतलब पहले मंथ की इन्वेंट्री और दूसरे मंथ की इन्वेंट्री, ऐसा भी आप उसको डील कर सकते हैं। सो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। सो सी केयरफुली। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज एफ ऑफ x1 x2 550 इंटू x1 प्लस 0.2 इंटू x1 स्क्वायर, माफ़ करना बच्चों ये x1 चाहिए, अनफॉर्चुनेटली x2 हो गया, 50 इंटू x2 प्लस 0.2 इंटू x2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू ब्रैकेट x1 माइनस 80। अब ये क्या है, पहले महीने में मुझे 80 चाहिए, यानी x1 का प्रोडक्शन, पहले महीने का प्रोडक्शन 80 से ज़्यादा होना चाहिए। x1 और x2 दोनों के एडिशन 200 चाहिए, तो दूसरे महीने का प्रोडक्शन डिपेंडिंग अपॉन x1 के प्रोडक्शन के ऊपर होना चाहिए, और x1 एंड x2 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, दैट इज क्रिस्टल। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको, I2 be the inventory of second month, I1 be the inventory of the first month, etc etc। x1 फर्स्ट मंथ का प्रोडक्शन, x2 सेकंड मंथ का प्रोडक्शन, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन अ प्रॉपर मैनर। अब द इन्वेंट्री, जब भी मैं सेकंड इसमें जाऊंगा प्रोडक्शन में, अब हम इसको कैसा सॉल्व करेंगे, तो ये भी करेंगे कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट बैकवर्ड प्रॉब्लम करेंगे, यानी पहला सेकंड मंथ सॉल्व करेंगे, बाद में फर्स्ट मंथ की तरफ आएंगे। सो दिस इज अ कंसेप्ट, ध्यान से देखिए। सो सेकंड मंथ में इन्वेंट्री कितनी होगी, I2 इन्वेंट्री होगी, तो वो कितना, जो भी यानी सेकंड मंथ का प्रोडक्शन कितना होगा, तो सेकंड मंथ का प्रोडक्शन होगा पहले मंथ का बचा हुआ, बराबर है, पहले मंथ का बचा हुआ, और फिर बाद में 120 की मुझे आउटपुट पूरा करना, ठीक है। यानी दूसरे महीने में मुझे 120 देना है, पहले महीने में समझो 10 बचे हैं, तो मुझे 110 का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। पहले महीने में 20 बचे हैं, तो मुझे 100 का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। यानी अल्टीमेटली पहले महीने में जितना भी बचा है उसको अगर मैं 120 में से माइनस करूँ तो मेरा काम बन जाएगा। सो x2 स्टार इज इक्वल टू 120 माइनस I2, दिस इज द फर्स्ट अजम्पशन, ठीक है। अजम्पशन मतलब क्रिस्टल क्लियर चीज़ है, पहला इवन नाम लीजिए उसका। अब ज़रा ध्यान से देखना, एंड द कॉस्ट जो पहले मंथ की सेकंड मंथ में जो आने वाली है वो 8 इंटू I2 क्यों, जितने भी I2 का एक्स्ट्रा इन्वेंट्री होगा उसको पहले मंथ से लेके सेकंड मंथ तक ले जाने में 8 रुपये का कॉस्ट लगेगा, तो 8 इंटू I2 प्लस 50 इंटू x2 स्टार प्लस 0.2 इंटू x2 स्टार का स्क्वायर, उधर स्क्वायर कर लेना। अब यूजिंग दिस इक्वेशन R2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब R2 मतलब क्या, यानी जो भी x2 है, जहाँ जहाँ x2 वहाँ x2 की वैल्यू अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूँ, सो सी केयरफुली, 8 इंटू I2 एज इट इज़, जहाँ जहाँ x2 वहाँ x2 की वैल्यू, तो 50 इंटू ब्रैकेट 120 माइनस I2 एट्सेट्रा, ये पूरी वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन 2 आने के बाद अब ज़रा ध्यान से देखना, सिंस द इन्वेंट्री एट द फर्स्ट बिगिनिंग मंथ इज 0, तो पहले महीने का प्रोडक्शन कितना होगा, तो फर्स्ट मंथ का प्रोडक्शन है x1 का 50 इंटू x1 प्लस 0.2 इंटू x1 का स्क्वायर, इतना क्लियर। अब टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट होगी पहले महीने और दूसरे महीने का एडिशन, तो पहले महीने का आंसर आया 50 इंटू x1 प्लस 0.2 इंटू x1 स्क्वायर, और सेकंड मंथ का आंसर आया 0.2 इंटू I2 स्क्वायर माइनस 90 इंटू I2 प्लस 8880। इन दोनों का एडिशन करूँ तो मेरा काम बन गया, यानी अब मेरे लिए पहले मंथ का भी काम हो गया, मेरे लिए सेकंड मंथ का भी काम हो गया, और मेरे लिए फॉर्चुनेटली चीज़ हो गई कि 2 वेरिएबल से प्रॉब्लम 1 वेरिएबल में आके रुक गया। समझ में आया इतना, 2 वेरिएबल से प्रॉब्लम 1 वेरिएबल में आके रुक गया। अब क्या कहूँ, ध्यान से देखना, अब इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड मंथ इज, अब ये इन्वेंट्री कितनी है, यानी दूसरे महीने में जाऊंगा तो x1 में पहले महीने में अगर मैंने 80 प्रोड्यूस कर लिए हैं तो दूसरे महीने की इन्वेंट्री 0। अगर दूसरे महीने में पहले महीने में मैंने 90 प्रोड्यूस कर लिए हैं तो दूसरे महीने की इन्वेंट्री 10, क्योंकि देने मुझे पहले 80 ही है। इतना अगर क्लियर हो गया हो तो I2 कैन बी टर्म्ड एज x1 माइनस 80। x1 जितना भी प्रोडक्शन होगा तो उससे माइनस 80, क्योंकि पहले मैंने 80 देना है। तो ये वैल्यू अगर मैं वापस वहाँ पर पुट कर दूँ किधर I2 में, तो मेरा पूरा इक्वेशन कन्वर्ट होके x1 में बन जाएगा। सो मैंने वो इक्वेशन पुटअप कर दिया इक्वेशन 3 में,
तो 3 एंड 4 देखने के बाद जो इक्वेशन 5 बनेगा वो आप नज़र के सामने देख रहे हो, एफ इक्वल टू 50 इंटू एक्स वन प्लस 0.2 इंटू एक्स टू वन का स्क्वायर प्लस 0.2 इंटू एक्स वन माइनस 80 का होल स्क्वायर माइनस 90 इंटू एक्स वन माइनस 80 प्लस 8880। तो इसको मैं समराइज करूँ, सॉल्व करूँ तो फाइनल आंसर क्या मिला, 0.4 x1 का स्क्वायर माइनस 72 इंटू एक्स वन प्लस 17360, ये आ गया फाइनल। अब व्हाट इज दिस, अब ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ x1 में बना, यानी सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन में आ गया। अब मैं इसको डबल डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करके देखूंगा क्या आंसर आता है। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x1 आंसर मिला 0.8 x1 माइनस 72, इक्वेटिंग इट 0 आंसर मिला x1 इक्वल टू 90। x1 स्टार कहो या x1 कहो, x1 स्टार इक्वल टू 90। अब डबल डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू x1 तो आया 0.8 ग्रेटर देन 0। अब क्या हुआ, अब हमारा रूल क्या कहता है कि अगर उसका एफ डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो और अगर उसकी वैल्यू लेस देन 0 हो तो वो फंक्शन मैक्सिमम हो जाता है। अंडरस्टूड? तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, सॉरी फंक्शन क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। दैट मीन्स ये फंक्शन मिनिमम है फॉर द वैल्यू x1 इक्वल टू 90। अगर x1 इक्वल टू 90 के लिए है तो दैट मीन्स x2 इक्वल टू 1110 होगा। समझ में आ गया, 110 हो गया। इसका मतलब x1 90 के लिए वो प्रूव करेगा और x2 110 अगर प्रोडक्शन होगा तो ही कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम होगी, और वो मिनिमम कॉस्ट है 14,120। इतना ही क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो होगा वो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब ये थोड़ा सा टिपिकल है बच्चों, ज़रा ध्यान से देखना। ये जो प्रॉब्लम आपके नज़र के सामने दिया हुआ है उसको एक बार ध्यान से देखो। कितने ऑप्शन, कितना दिया है फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 50 इंटू एक्स वन प्लस 100 इंटू एक्स टू, 100 इंटू एक्स वन प्लस 5 इंटू एक्स टू लेस दैन इक्वल टू 12500, 4 इंटू एक्स वन प्लस 10 इंटू एक्स टू लेस दैन इक्वल टू 2000, x1 plus 1.5 x2 less than or equal to 450, x1 greater than 0, x2 greater than 0। अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3, 2 नंबर ऑफ इक्वेशंस इसमें जो ऑब्जेक्टिव सब कंस्ट्रेंट्स है वो 3 है। तो अब हम इसको क्या कहेंगे कि ये हम एक सीरीज में सॉल्व नहीं कर सकते, मुझे इसको मिनिमम 2 से 3 स्टेजेस में सॉल्व करना पड़ेगा, बराबर। और 3 स्टेट पैरामीटर्स, 2 स्टेज हैं क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं, और 3 स्टेट पैरामीटर्स है क्योंकि 3 ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसको, ठीक है। तो पहला क्या करेंगे, तो पहला इक्वेशन कंसीडर कर लिया, एफ ऑफ बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 x1 मैक्स 0 लेस दैन इक्वल टू x1 लेस दैन इक्वल टू बीटा 50x1। अब ये 50x1 क्यों बच्चों, सीधी बात ध्यान से देखना। जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको दिया था उसमें से हमने x2 हटा ही दिया। अब x2 हटा ही दिया तो हमारे लिए क्या मिल गया, x2 हटने के बाद सिर्फ और सिर्फ x1 मिला, यानी पहले हम सिर्फ x1 को कंसीडर करेंगे, x1 को सॉल्व करेंगे और बाद में हम देखेंगे x2 क्या होता है क्या है। इज इट क्लियर? पहले x1 को सॉल्व करेंगे बाद में x2 को देखेंगे, ठीक। अब ज़रा ध्यान से देखोगे तो क्या पता चलेगा, ध्यान से देखोगे तो ये पता चला कि पहला इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ कितना था, 50 इंटू x1। तो पहले ही को देखेंगे तो 50 इंटू x1, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 क्या है ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा आपको, ठीक है, तुरंत जब रिसोर्सेज जब चीज़ें हो जाएंगी। अभी देख लेंगे। तो वेयर बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 क्या है, आर द रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर अलोकेशन एट स्टेज 1। x1 इज़ नॉन निगेटिव वैल्यू और ये x1 इज़ नॉन निगेटिव वैल्यू, तो अब ये कैसी, ध्यान से देखोगे तो 10x1 लेस दैन और इक्वल टू बीटा 1, 4x1 लेस दैन और इक्वल टू बीटा 2 एंड x1 लेस दैन और इक्वल टू बीटा 3। अब ये क्या है बच्चों, ये ज़रा ध्यान से देखोगे तो फिर से नया इक्वेशन देखो, 10x1 4x1 एंड x1, यानी सिर्फ और सिर्फ x1 के पैरामीटर कंसीडर किए, और x1 के पैरामीटर कंसीडर किए तो 5x1 को मैं कहाँ लेके तो नहीं जा सकता, 5x2 को, तो 2500 माइनस x2। तो ज़रा नेक्स्ट इक्वेशन में देखोगे तो यहाँ पर बीटा 1 इज़ नथिंग बट 250 लेस दैन माइनस 5x2, बीटा 2 2000 माइनस 10x2 एंड बीटा 3 इक्वल टू 450 माइनस 0.5x2, यानी बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 दूसरा तीसरा कुछ नहीं है,
ये जो इक्वेशंस में अनवांटेड पार्ट था उसको हमने RHS में कन्वर्ट कर दिया. सो एज सिंपल एज इट इज. इतना अगर क्लियर हो गया हो तो द बीटा कैन बी रिटन एज x1 इज इक्वल टू, यानी इसका सोल्यूशन बीटा होगा तो वही x1 का सोल्यूशन होगा. मिनिमम होना चाहिए. क्या मिनिमम होना चाहिए? जो तीनों चीज़ें हैं, किस किस का चीज़ें हैं, उसका मिनिमम होना चाहिए. यानी क्या? 2500 माइनस 5x2 डिवाइडेड बाई 10. डिवाइडेड बाई 10 क्यों? क्योंकि इसका कोइफिशिएंट पहले कंस्ट्रेंट में x1 का कोइफिशिएंट 10 था, दूसरे में 4, तीसरे में 1. तो सी केयरफुली, दूसरे में डिवाइडेड 4, तीसरे में डिवाइडेड बाई 1. इज एज सिंपल एज इट इज. सो ये पहला इक्वेशन बना. अब ये पहली स्टेज बनी. सो सी केयरफुली, ज़रा सा ध्यान से देखना बच्चों. अब एफ ऑफ वो जो आया आंसर वो E इज इक्वल टू 50 इंटू x1, यानी जो है वो E इज इक्वल टू मिनिमम. मिनिमम यानी जो हमने देखा था पिछले लास्ट स्टेज में वही. ये पहली स्टेज हो गई, यानी पहला प्रॉब्लम हो गया. अब दूसरा प्रॉब्लम. अब F2 ऑफ बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 कब मैक्स 0 लेस दैन इक्वल टू x2 लेस दैन इक्वल टू बीटा बार. कब? जब 100x2. 100x2 क्यों बच्चों? क्योंकि मैं फिर से 2 स्टेप पीछे चला जाऊंगा. 100x2 इसलिए ओरिजिनल प्रॉब्लम में x2 100 का कोएफिशिएंट, उसका कोएफिशिएंट 100 था और 50x1 हमने कंसिडर किया था. तो 50x1 का आंसर क्या मिला बच्चों? 50x1 का आंसर अभी जो हमारी नज़र के सामने है वो है मिनिमम वाला पूरा स्ट्रक्चर, लास्ट वाला. तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पर पुटअप कर. अंडरस्टूड? वही वैल्यू हमने यहाँ पर पुटअप कर. ठीक. तो ये दोनों हो गए. अब मेरे सामने 2 स्टेज प्रॉब्लम बन गया, x1 एंड x2 वाला, वेयर बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 आर रिसोर्सेस अवेलेबल फॉर अलोकेशन एट स्टेज 2. अब विच आर इक्वल टू 2500, 2000 एंड 4450. अब ध्यान से देखना कि द मैक्सिमम वैल्यू x2 कैन अज्यूम विदाउट वायलेटिंग द कंस्ट्रेंट इज. अब x2 ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी वैल्यू ले सकता है बच्चों? x2 ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कब लेगा? जब मैं x1 को 0 कंसिडर करूँगा. ज़रा पिछला प्रॉब्लम देखोगे तो x1 को अगर मैंने x2 कब से वैल्यू लेगा? जब मैं x2 को उसी प्रॉब्लम में प्रीवियस इसमें जा रहा हूँ, अगर मैं उसको 0 कंसिडर कर दूँ तो क्या हो जाएगा? 2500 डिवाइडेड बाई 10. अंडरस्टूड? देखना ज़रा सा. फिर 2000 डिवाइडेड बाई 10 और 450 डिवाइडेड बाई 1.5. 5, 10 एंड 0 1.5 क्यों? ज़रा कॉमन सेंस लगाओगे तो ज़रा ध्यान से देखना. इसके कोएफिशिएंट देखना x2 के, वो है 5, 10 एंड 1.5. तो इसीलिए यहाँ पर आया 5, 10 एंड 1.5. नेक्स्ट इस पे जा रहा हूँ. अब जब रिकरेंस रिलेशन इसमें कंस्ट्रक्ट कर दूँ तो रिकरेंस रिलेशन क्या हो जाएगा? आंसर आया 2000, मिनिमम है तो, यानी x2 ज़्यादा से ज़्यादा 200 की वैल्यू लेगा. सो सब्सटीट्यूटिंग इन दैट इक्वेशन 2, F2 के इक्वेशन में पुट करूँ तो 0 लेस देन और x2 लेस देन इक्वल टू 200. कब तक? कहाँ से कहाँ तक? जो ओरिजिनल इक्वेशन है एज इट इज़. ध्यान से देखना बच्चों. अभी जो आपके स्क्रीन पे इक्वेशन देख पा रहे हो वो एज इट इज़. कौन सा इक्वेशन? जो E2 है वो E2 एज इट इज़. फर्क सिर्फ इतना हुआ, B की जगह वैल्यू आ गई 200. B की जगह, बीटा की जगह वैल्यू आ गई 200. अब ये 200 वैल्यू अगर आ गई तो मैं वही वैल्यू कंसिडर करके आगे जाऊँ. यानी सिंस, ध्यान से देखना, जो पहला इक्वेशन है x1 के लिए लिखा हो वो इक्वेशन अब जब मैं देखूँ तो वो क्या, वो लिखा तो x1 के लिए था लेकिन x2 200 है, अब मैं जानता हूँ. तो इसके मुझे 2 ऐसे टुकड़े डालने हैं सो दैट मेरा प्रॉब्लम आसान हो जाए. तो सपोज करते हैं कि हमने वो टुकड़े डाले 125 का ब्रेक, 125 का ब्रेक डालकर, तो वो आ गया 2500 माइनस 5x2 डिवाइडेड बाई 10. कब? जब 0 लेस दैन x2 लेस दैन 125 और 2000 माइनस 10x2 डिवाइडेड बाई 4 जब 125 लेस दैन इक्वल टू x2 लेस दैन इक्वल टू 200. ये वैल्यू जब मैं वापस इसमें पुटअप कर दूँ बच्चों तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? तो आंसर मुझे मिलेगा कि ये 2 इक्वेशंस आएंगे. कैसे? 100x2 के साथ पहला और 100x2 के साथ दूसरा. यानी अब मैं इधर वैल्यू पुट कर दूँ तो 125 के ब्रेक के साथ मुझे क्या आंसर मिलेगा? 72x2 75x2 प्लस 12,500 25,000 माइनस 25x2. कंडीशंस आपके सामने वैसी की वैसी. अब ये कब होगा?
जब x2 इक्वल टू 125 होगा तभी ये पॉसिबल होगा। तो x2 इक्वल टू 125 है तो x1 कितना होगा, x2 इक्वल टू 125 है तो करस्पॉन्डिंग हिसाब से x1 की वैल्यू x2 की इसमें पुट कर दो तो x1 की वैल्यू आ गई 187.5। सो दिस इज द फाइनल आंसर एंड फाइनल आंसर टू 21,875। सो द वैल्यूज, जब भी यहाँ पर कोई वैल्यूज आ जाए तो आपको करना कुछ नहीं है, ये इक्वेशन मॉडल इक्वेशन है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज चेंज करनी है, इसकी जो भी वैल्यूज आएगी वैल्यूज शिफ्ट कर दो, आपका आंसर आपके साथ। सो इतना ही यहाँ तक ये प्रॉब्लम है और यहाँ पर मैं ये स्ट्रक्चर क्या कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे यूनिट नंबर 4 और उसको वाइंड अप कर देंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।